नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज हम फिर प्रीवियस क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पे तैयार क्वेश्चंस की सेट लेकर आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आए हैं। और पिछले 2 महीनों से लगातार प्रैक्टिस का सेशन बैच जुनून बैच चल रहा है हमारा, और इस बैच में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और लगातार चल रहा है। कल मंडे से आपको हमारा हिंदी का भी क्लास देखने को मिलेगा, कल से हिंदी की भी क्लास आपको मिलेगी। तो पूरे कांस्टेबल का कंप्लीट पैकेज मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आपको मिलने वाला है। और हमारे चैनल पे अगर आपने प्रारंभ से समय दिया है, सब्सक्राइब करके हमारे प्रैक्टिस सेशन बैच को ज्वाइन करके हमारे चैप्टर वाइज कंटेंट को पढ़ा है, तो आज आप इतना कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे कि कांस्टेबल का एग्जाम क्रैक करना आपके लिए एक आसान काम होगा। तो बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर एक मोटिवेशनल कोट के साथ। हर चीज में पॉजिटिव खोजो। एक बंदा है फर्स्ट है रैंक पे है, दूसरा बंदा सेकंड रैंक पे है और एक बंदा थर्ड रैंक पे है। अब वो अपने आप को फर्स्ट रैंक के लिए प्रिपेयर किया था, थर्ड रैंक पे आया, तो हाउ टू मोटिवेट हिमसेल्फ कि अब वो तीसरे पे है तो क्या करे। तो देख लीजिए उस बंदे ने क्या किया, 2 + 1 = 3, यानी पहले प्लेस पे जो आदमी है, दूसरे प्लेस पे जो आदमी है, उन दोनों का सम 3 है, वो दोनों को जोड़ के तीसरे स्थान पे है। बात समझने की कोशिश करिए। सेंस ये है कि हर बात में अपने लिए एक पॉजिटिविटी ढूंढ के रखिए। पॉजिटिव अप्रोच बहुत एनर्जी देता है, और अगर आप नेगेटिव सोचेंगे उसे कुछ नहीं होना है, सिर्फ आपका नुकसान होना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन है कि समान त्रिज्या वाले 2 लंबवृत्तीय सिलेंडर की त्रिज्या का अनुपात 3:1 है, तो उनकी ऊंचाई का अनुपात क्या है। ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्त। सिंपल सा सवाल ये है कि अगर 2 सिलेंडर हैं समान आयतन के हैं, तो यानी V1 / V2 V1 = V2 है, V1 = क्या है, V2 है। और अगर V1 V2 के बराबर है तो इसका आयतन कितना होता है सिलेंडर का, πr1² h1 = πr2² h2। ठीक, पाई से पाई खत्म हो गया। R1 और R2 यही त्रिज्या का अनुपात 3 और 1 दिया हुआ है, यानी R1 3 है तो 9h1 = R2 1 है तो 1h2 h1। अब देखो h1/h2 = क्या, 1/9 मिल जाएगा। यानी अगर आप बात करते हैं कि h1 संबंधे h2 बराबर, तो एक संबंधे 9। बेसिकली ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर का ही है। क्या करना है, अगर आपको रेशियो दिया हो रेडियस का और आपसे रेशियो पूछ रहा हो हाइट का, तो कुछ नहीं करना है, रेडियस का स्क्वायर कर देना है। 2 सेकंड का क्वेश्चन। भाई ये तो मैंने प्रोसेस बता दिया आपको कि इस तरह से कर लोगे, ये स्कूल मेथड है बच्चा। दिमाग लगाओ, πr2h r का स्क्वायर कर देना है, h1 h2 का रेशियो निकल जाना है। अगर R1 और R2 3 और 1 है तो हाइट का रेशियो 1:9 आना है, बस पलट जाएगा। 3:1 है तो 1:9 हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा। के किस मान के लिए समीकरण kx - y = 2 और 6x - 2y = 3 एक ही समाधान है। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे है। ठीक, देखो बच्चा, आपको पता है ना क्या कह रहे हैं कि kx - y - 2 = 0। ये एक समीकरण है, इसको मान लो a1x + b1y + c1 = 0। और इसके बाद क्या कह रहे हैं, 6x - 2y - 3 = 0, यानी a2x + b2y + b2y और +c2 = 0। यहां से आप देख लो, आपको मिलेगा क्या, a1 a2 b1 b2 c2 मिल जाएगा। अगर एक ही समाधान है
अद्वितीय हल है, एक ही समाधान है। एक ही समाधान का मतलब होता है एक्स वाई का एक ही वैल्यू है, तो ऐसे केस में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। क्लियर है बात? इसको देख लो, a1 कितना है k/6 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यानी -y/-2 -1/-2, या आप ये कह सकते हैं कि k इज नॉट इक्वल टू 3, k इज नॉट इक्वल टू 3। क्लियर है? अब आप समझ लो इसको, थोड़ा हो सकता है आपको ये चीज छिप गई हो, मैं इसको इधर थोड़ा सा कर देता हूं आपके लिए कि k/6 इज नॉट इक्वल टू -1/-2। सॉल्व कर लेंगे तो k इज नॉट इक्वल टू 3, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि यदि एक संख्या के 6/7 यदि एक संख्या के 6/7 की यदि एक संख्या के 6/7 ध्यान दीजिएगा का 1/3 28 के बराबर है। ठीक है, यहां का है। यदि एक संख्या के 6/7 यदि एक संख्या के 6/7 का 1/3 28 के बराबर है तो संख्या क्या है? सीधा 28, और ये भिन्न पलट के 6/7 है तो 7/6, अगुणित 1/3 है तो 3/1 कर लो। 3 दूनी 6, 14 और 14 से 98, संख्या कितनी आ गई? 98। क्लियर? अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, क्या रहे हैं, कह रहे हैं यदि दो परिमेय संख्याओं का HCF और LCM समान है तो वे निश्चित रूप से अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, संयुक्त संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, एक सम संख्या नहीं समान संख्या है। ठीक है, अब देखो, अगर दो परिमेय संख्याएं हैं HCF और LCM, दोनों वही संख्या है, दोनों समान हैं, तो वह निश्चित रूप से वही संख्या होगी, समान संख्या होगी, या वही संख्या कह सकते हैं, हाँ समान संख्या होगी, ऑप्शन डी। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे आंसर हो जाए। मान लीजिए दो परिमेय संख्या है, तो आपको पता है ना LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, और LCM और HCF क्या है? समान है, यानी LCM x है तो HCF भी x है, यानी पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर x² है। तो सीधी सी बात है कि जो एक संख्या होगी वो x होगी, तभी तो ये संभव है, यानी दोनों संख्याएं समान होंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बता रहे हैं कि 5 संख्याएं 12, 24, 35, 27 और 17 एक सेट के रूप में दिए गए हैं। यदि प्रत्येक संख्या को 3 के साथ जोड़ा जाए और फिर 4 से गुणा किया जाए तो सेट की नई संख्याओं का औसत क्या होगा? बहुत सिंपल समझो बच्चा, संख्याएं क्या है? 12 है, 24 है, 35 है, 27 है और 17 है। पहले इनका औसत निकालो, 12 + 24 + 35 + 27 और +17 बटा 3, 2, 5 कितना है ये आ जाएगा आपको 115/5 यानी 23। क्या कह रहे हैं हम? अगर प्रत्येक संख्या में नया एवरेज, नया एवरेज क्या होगा? अगर नया औसत निकालना है तो पहले पुराना औसत 23, सारे संख्याओं में 3 जोड़ रहे हैं तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी, और फिर क्या कह रहे हैं? सभी संख्या में 4 से गुणा कर रहे हैं, तो जो आएगा ये कितना हो जाएगा? सब में 3 जोड़ दिया तो नया औसत 26 हो गया, और जब 4 से गुणा कर रहे हैं तो औसत क्या हो जाएगा? औसत भी 4 गुना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 चौके 24, 104। नया औसत 104 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है भाई? देखो औसत में क्या है, जब पर हेड वैल्यू में 3 जोड़ दोगे तो औसत में 3 की वृद्धि हो जाएगी, और पर हेड में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पर हेड में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एवरेज में भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अगला सवाल है, यदि कोई व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटा की बजाय 12 किमी प्रति घंटा की गति से चलता है तो वह 54 किमी अधिक चल पाता है।
ध्यान से समझिएगा, 54 किमी अधिक चल पाता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, 54 किमी अधिक चल सकेगा, इसके द्वारा तय की गई वास्तविक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नहीं है आपके पास। चलिए अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है वो 8 kmph से चल रहा था, तो मान लो सपोज करो d दूरी गया, उसने अपनी चाल को बढ़ा दिया 12 kmph कर दिया। 12 kmph का मतलब 8 + 4, तो 8 से तो वो गया ही गया d, और प्लस 4 से कितना चला गया 54, 4 से कितना गया 54। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर कोई व्यक्ति 54 किमी जाता है तो समय कितना हो गया दोस्त, समय बराबर होता है दूरी बटा 4, ये हो जाएगा 54/4 यानी 27/2, 27/2। तो वास्तविक दूरी को अगर आपसे पूछा जा रहा है कि वास्तविक दूरी क्या है, तो वास्तविक दूरी बराबर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा गुणित 27/2, 27/2, 27 तो 4, 27 दूना 54 दूना 108 किलोमीटर, कितना आ जाएगा 108 किलोमीटर। बात अगर नहीं समझ पाए हैं, क्वेश्चन में कुछ इशू था, तो आप स्पष्ट रूप से बात समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति 8 किमी प्रति घंटा की बजाय 12 किमी प्रति घंटा चलता है तो वह 54 किमी अधिक चल सकता है। समय का बाउंडेशन नहीं, समय वही है जितने में वो 8 चला था, फिर 12 चला से गया। 8 किमी प्रति घंटा की, अब आप देखो अगर 8 किमी प्रति घंटा की गति से कोई व्यक्ति d किलोमीटर गया है दोस्त, अगर कोई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से d किलोमीटर गया है और उसने अपनी स्पीड बढ़ा के 12 यानी 8 + 4 कर दिया, तो 8 से कितना जाएगा d जाएगा, और ये जो 54 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है वो क्यों, क्योंकि उसने स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा रखी है। तो यानी वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से 54 किमी जाएगा, तो कितना समय चलेगा, वो 27/2 घंटा चलेगा, और 27/2 घंटा में 8 किमी प्रति घंटा की चाल से वास्तविक कितनी दूरी तय करेगा 108 किमी। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। किसी कर्मचारी का वेतन पहले 50% बढ़ाया जाता है, उसके बाद 44% घटाया जाता है, उसके वेतन में परिवर्तन में कुल कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। बात को समझने की कोशिश करो दोस्त, पहले x + y + xy/100 लगा लेना और कुछ नहीं करना है। आपको फॉर्मूला पता है सिंपल सा, x + y + xy/100 है ना। क्या हो गया, पहले 50 बढ़ाया फिर 44 घटाया, प्लस 50 गुणित -44/100, यह क्या हो जाएगा 2, और ये -22 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा सॉरी कितना है 44 है, 44 है, तो यहाँ 6 हो गया, और यहाँ पे -22 हो गया। -22 और 6 का मतलब हो गया -16, यानी 16% की कमी। माइनस क्या बताता है, 16% की कमी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यदि ए कोई गुणा संकेत, बी विभाजन, सी योग, डी घटाओ। आप इस तरह के सवालों को कैसे टैकल करेंगे, और कभी कभी बड़ा कंफ्यूजन भी हो जाता है, कुछ गलतियां हो जाती हैं नोट करते वक्त, इसलिए क्या हो जाता है सवाल गलत हो जाता है। तो हम आपको क्वेश्चन करने का तरीका बहुत आराम से बता रहे हैं। क्या है, आप सिर्फ नंबर लिख लो और स्पेस छोड़ दो, 8, 3, 24, 12 और 19, और जो इनके बीच में लेटर पड़ा है उसको ऊपर कर दो, ए है, सी है, बी है और डी है। अब क्या करें, ए गुणा संकेत है, बी विभाजन है, सी योग है और डी घटाना है। बस सवाल खत्म। अब वर्डमास क्या कहता है, आपको वर्डमास क्या कहता है कि पहले डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, वर्डमास, फिर एडिशन, तब सब्सट्रैक्शन। यहां भाग दे दिया तो 12 दूनी 24, 2 हो गया, फिर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 8 तरीके 24 कर दिया, ये +2 हो गया और ये -19 हो गया, 24 2 26, 26 में से 19 जाएगा 7, आंसर आपका हो जाएगा 7। सिंपल सा सवाल हो गया, राइट ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि का निवेश किया जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का कुल मूल्य 240 था। 3 साल तक उसने और इंतजार किया, यानी कुल 5 साल के बाद अंत में 420। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक मिनट टाइपिंग एरर है, सही कर देता हूं इसको।
ये जो 240 लिखा है ना, ये है 420, तो आप सही कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट, ये 420 है। ठीक, क्या कह रहे हैं आप समझ लीजिए सवाल। अन्ना ने किसी बैंक में एक निश्चित राशि पर निवेश किया तो साधारण ब्याज देता है, जो साधारण ब्याज देता है। 2 साल के अंत में निवेश का मूल्य 240, 3 साल तक उसने और इंतजार किया, यानी 5 साल में 420 हो गया, राइट ना, 420 हो गया। उसके द्वारा प्रारंभ में निवेश की गई कुल मूल राशि कितनी थी? तो बहुत सिंपल बात, अगर 5 साल में कोई राशि 420 हो जाती है और 2 साल में कोई राशि कितनी हो जाती है, 240 हो जाती है, तो 3 साल में जो मैटर बनेगा, 3 साल में कितना ब्याज मिल गया भाई, 0 12 में 4 गया 8 और 3 180, यानी 1 साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज कितना हो गया 120, और 2 साल बाद जो आपको अमाउंट मिल रहा है, 2 साल का जो अमाउंट है वो है 240, ये अमाउंट है, और 2 साल का जो आपका इंटरेस्ट है वो है 120 घटा देंगे ये इंटरेस्ट, तो आपको 2 प्रिंसिपल पता, अमाउंट में से इंटरेस्ट जाएगा, यानी मिश्रधन में से आपका इंटरेस्ट ब्याज घट जाएगा, तो मूलधन आ जाएगा और वो हो जाएगा 120। आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 768 रुपए है। कितना रुपया है? 768 रुपया है। तो आपसे मूलधन पूछा जा रहा है। आपको सिंपल सवाल है ना, कोई फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, डी इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर। सिंपल सा सवाल है, समझ लो जरा सा। क्या करना है, किसी राशि पर 8, डी इज इक्वल टू 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, डी इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाना है आपको 768 रुपए अंतर है, पी निकालना है, आर पता है, आर हो गया 8/100 गुणित 8/100। सिंपल सवाल। चले आइए, P इज इक्वल टू 768 बटा 8 गुणित 8 गुणित 100 गुणित 100। ठीक है, अब 8 से काट दीजिए, 8 9 72, 8 9 72, 4 8 6 48, और इससे काट देंगे 8 12/96 12, और ये आंसर आ जाएगा आपका 12 के आगे 4 0, यानी 1,20,000 वो जो राशि थी वो निवेश की गई थी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि सोमवार बुधवार तथा, ठीक है ध्यान से समझिएगा, ये सवाल थोड़ा सा अलग है, वैसा सवाल नहीं जैसे आप सोच रहे हैं कि सिर्फ उतने पे छोड़ा गया, थोड़ा सा आगे बढ़ाया सवाल को इसने। कह रहे हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत तापमान 37 है। औसत तापमान 37 है, यानी 37 गुणित 3 बराबर 111। और कह रहे हैं कि मंगलवार से गुरुवार, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का औसत तापमान 34 डिग्री, यानी 34 गुणित 3 बराबर 102। चलिए, उसमें यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 रहा हो तो गुरुवार का तापमान कितना है? पहले तो इसी को सॉल्व कर लें, इसको घटा देते हैं, माइनस 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 माइनस, ट्यूसडे वेडनेसडे खत्म हो गया, मंडे माइनस ट्यूसडे इज इक्वल टू 9। यानी अगर मंडे का तापमान अगर हम मान ले 1 है तो ट्यूसडे का तापमान कितना है? 4/5 है, यानी बराबर 9, यानी 1/5 बराबर 9, तो 1 यानी मंडे का तापमान हो जाएगा, 1 यानी मंडे का तापमान हो जाएगा 45। तो ट्यूसडे का तापमान कितना हो जाएगा दोस्त? ट्यूसडे का तापमान, थर्सडे का पूछ रहा है ना, गुरुवार का, थर्सडे का तापमान हो जाएगा 45 का 4/5, 5 9 36 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36 डिग्री। आपका ये जो है डी ऑप्शन जो यहाँ गलत टाइप है, यही है 36 डिग्री तापमान।
राइट ना, कर लोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कितने मत डाले गए? बहुत सिंपल से सवाल है, 8% तो बढ़े ही नहीं, ठीक है। और जीतने वाले को कुल का 48, अगर 100% टोटल वोट है और 8% पोल नहीं हुआ तो पोल कितना हुआ? पोल हुआ 92%। और कह रहा है कि जीतने वाला ऑलरेडी 48% पा चुका है कुल मत का, तो हारने वाला कितना पाया? हारने वाला 92 में से 48 घटा देंगे तो कितना पाया? 44%। कितना पाएगा? 44% वोट पाएगा, 44%। और ये 44%, ये 92। और ये वोट है, कितने वोट से हरा दिया? सॉरी, ये कितने वोट से हरा दिया भाई? आपको 1100 वोटों से, यानी 4% बराबर 1100। 4% अगर 1100 है, 4% अगर 1100 है तो इसमें 25 से गुणा कर लीजिए, टोटल वोट 100% बराबर 25 0 0 25 0 0 25 का 25 2 25 का 25 2 27,500 आपका टोटल वोट हो गया। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में बनवाने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण कराने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ। उसे अब समय तक काम करने के लिए कितने मजदूर काम पर लगाने चाहिए? ध्यान से समझ लीजिएगा, सिंपल सवाल है। कह रहे हैं कि एक ठेकेदार जो है किसी सड़क को 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है, देखो 28 मजदूर 18 दिन में कितना काम निपटाए भैया? 2/3 काम निपटाए। तो क्या कह रहा है कि अब समय कितना बचा उसके पास? समय बच गया उसके पास 7 दिन। समय कितना बच गया? 7 दिन। कह रहा है उसे अब समय पर काम करने के लिए कितने मजदूर काम पर लगाने चाहिए? मान लिया कितना काम कराना है आपको, बचा कितना? 7 दिन। मान लीजिए डी मजदूर काम पर लगाएगा और कितना काम कराना है? 1/3। 3 से खत्म हो गया और यहाँ 7 से ये 4 7 चौक 28 खत्म हो गया, ये 2 दूनी 4 हो गया। डी बराबर कितना? सॉरी एम आदमी है, सॉरी आदमी बराबर 36 लगाना होगा। 28 ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो यानी उसको 8 और आदमी लगाने हैं। सिंपल सवाल है, फिर से समझ लो। एक ठेकेदार ने किसी सड़क को 25 दिन में बनाने का ठेका लिया। 18 दिन में 28 मजदूरों पे काम, 28 मजदूरों ने 18 दिन में 2/3 काम किया। देखो 28 मजदूर 18 दिन 2/3 काम। क्लियर? कह रहा है कितने मजदूर और लगा दे, कितने मजदूर और लगा दे कि काम जो है 7 दिन में शेष काम पूरा हो जाए 1/3। 3 से खत्म हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 4 2 से खत्म हो गया और आदमी कुल कितने हो गए? 36। ऑलरेडी 36 और उसने ऑलरेडी कितने लोगों को लगा रखा है? 36। ऑलरेडी 28 लोग काम कर रहे हैं तो उसे 8 और लोगों को लगाने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसके आयतन और ध्यान दीजिएगा, उस बेलन की ऊंचाई क्या है जिसके आयतन और त्रिज्या वह है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा सवाल है, बहुत कुछ दिमाग नहीं लगाना है। कह रहे हैं कि उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसके आयतन और त्रिज्या वह है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक के हैं। तो 12 सेंटीमीटर अगर व्यास का कोई गोलक है तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3, 6 × 6 × 6। और कह रहा है कि बेलन का भी आयतन उतना ही है। बेलन होता है पाई, इसमें सॉरी पाई छूट गया, 4/3 पाई यहां लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। पाई r²। त्रिज्या क्या है? बेलन की ऊंचाई क्या है जिसकी त्रिज्या? पाई r² ना। r इसका भी कितना है? 6 × 6 × h।
तो पाई पाई से कैंसिल, 2 तो 6, 2 तो 6 को कैंसिल कर देगा। अब ये 3 दूनी 6 और h बराबर 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन डन, कोई दिक्कत ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट ना। कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या और आयतन वही है जो 12 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक का है। व्यास 12 है तो त्रिज्या 6 हो जाएगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल सिंपल सवाल है, देखिए 2√3 + 5√3 - √12, तो 5 2 7 करनी में 3 -4 3 12 यानी 2√3, यानी ये कितना हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा 5√5। इसका यही आंसर हो जाएगा 5√5। यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है, ठीक है, कर लेंगे एकदम आराम से। सही 5√3, हाँ सॉरी 5√5 नहीं 5√3, ठीक है 5√3। भाई आप क्या करोगे, √3 कॉमन ले लो, 7 में से 2 चला जाएगा 5, तो 5√3। क्लियर। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और शानदार बेहतरीन प्रीवियस क्वेश्चन के बेसिस पे तैयार प्रैक्टिस सेशन बैच में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।